हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्यूशन की रिवीजन शुरू। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि हम अगर वाटर लें और वाटर में डालें नमक, वाटर में NaCl डालेंगे तो ये पूरी तरह इसमें डिजॉल्व कर जाएगा। देखो, ये पूरी तरह इसमें डिजॉल्व कर जाएगा तो ये बन जाएगा होमोजीनियस। मतलब जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर नजर नहीं आएगा। बट होमोजीनियस जो सॉल्यूशन होगा और एक होगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। होमोजीनियस में जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होगा, ये देखना आपने, जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उनका साइज जो होगा होमोजीनियस में, ये बिटवीन 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा, लेस देन होगा। ये इससे लेस देन होगा। 10⁻⁹ मीटर मतलब 1 नैनोमीटर से स्मॉल साइज के सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे जो कि कहलाएंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। इसी तरह से एक सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस, ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर जाएगा। हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन है फर्दर दो टाइप में डिवाइड करेगा। एक होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरा होगा सस्पेंशन। देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो हो गए इन बिटवीन 10⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर। इसके बीच में आएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज, मतलब जो कोलॉइडल में सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे। सस्पेंशन में क्या होगा, मोर देन 10⁻⁶ मीटर। इससे ज्यादा पार्टिकल साइज जो होगा 1 माइक्रोन से लार्ज होगा तो वो सस्पेंशन होगी। कोलॉइडल में क्या आएगा, अगर वाटर में कोई गम डाल दें, ये वाटर है इसमें गम डाल दें तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, या ब्लड डाल दें तो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या होगी, अगर वाटर में सैंड डाल दी जाए तो ये सस्पेंशन होगी। तो इजी वे में कैसे हमने देखा, बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो सोल्यूट का पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से छोटा होना चाहिए, वो ट्रू सॉल्यूशन होंगे। बट अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होंगे, इसमें दो तरह के, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज हो इन बिटवीन 1 माइक्रोन और 1 नैनोमीटर, इनके बीच में होगा। पर सस्पेंशन में 1 माइक्रोन से ज्यादा होगा पार्टिकल साइज। तो इस तरह से हमने जो सॉल्यूट के पार्टिकल साइज के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन कर ली। आगे हम अगर क्लासिफिकेशन करें वो किस तरह से करेंगे जी, ये देखिए। अब जो क्लासिफिकेशन होगी सॉल्यूशंस की वो होगी कंसंट्रेशन के बेस पे। concentration of solute in solution, मतलब सॉल्वेंट में हम लेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में उसकी कितनी मात्रा डाली गई है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है। तो ये सेकंड होगा, पहला हमने कर लिया पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। देखिए, कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो 1, 2 और 3, तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस है। पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो देखो स्टूडेंट्स, नाम से हमें पता लग रहा है, हाइपर का मतलब है हाई, हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब लेस और आइसो मतलब सेम। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिसमें अगर यहाँ पे हमने वाटर लिया और वाटर में मोर अमाउंट
ऑफ सल्यूट डाल दिया, जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जो सल्यूट डालना है वो उससे ज़्यादा अमाउंट का हो। कैसे? अगर हम 60 ग्राम्स ऑफ NaCl को डालें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो ये क्या होगा? ये होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच concentration of solute particles are more than that of solvent, वो क्या होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे हमने एक जो है एग्जांपल ले ली। इसी तरह से हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सॉल्वेंट है, इसमें आपने क्या डालना है? लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट। जो सल्यूट है उसका अमाउंट कम होना चाहिए सॉल्वेंट से, जैसे कि 40 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट हमने कौन सा यहाँ पे एग्जांपल में लिया? नमक को, NaCl को, इन 60 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अगर 40 ग्राम सल्यूट को हम 60 ग्राम ऑफ वाटर में डालेंगे तो ये होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपने कॉन्सेंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस को डिफाइन करना है या उनको क्लासिफाई करना है, तो आपने सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये नेम उसको स्पेसिफाई करेगा। आइसो मतलब सेम। इसमें हम किस तरह से करेंगे? देखिए, वाटर लिया, वाटर में नमक डाला, तो इनकी क्या होगी? जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि अमाउंट ऑफ सल्यूट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। 50 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन सा लिया हमने यहाँ पे? NaCl लिया, इज इक्वल टू 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपने कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो सॉल्यूशंस है उनको तीन तरह से क्लासिफाई कर लिया। हाइपरटोनिक, जिनमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक जिनमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, आइसोटोनिक मतलब जिनमें सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होगी। अब सॉल्यूशन की कैटेगरी में हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन कर ली, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिफरेंस देख लिया, पार्टिकल साइज देख लिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन देख लिया, सस्पेंशन भी देख ली। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हम एनसीईआरटी के जितने भी बोर्ड लेवल के टॉपिक्स हैं सभी के सभी इजी वे में कवर अप कर रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सल्यूट की नेचर, सल्यूट नेचर एंड सॉल्वेंट की नेचर, इन दोनों की जो नेचर है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है। कैसे? देखिए, एक जगह पे मैं इधर लेने लगा हूं सल्यूट, दूसरी जगह इधर लेने लगा हूं जी सॉल्वेंट, ये आ जाएगा सॉल्यूशन, और इधर लेंगे हम एग्जाम्पल, राइट। अब देखिए किस तरह से हमने करना है। अगर तो सल्यूट जो है, अगर जो सल्यूट है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में डाला हुआ है, तो एग्जाम्पल्स क्या? एग्जाम्पल में आ जाएगी एलॉयज, एलॉयज आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डालें तो क्या आ जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में, जैसे आप घरों में नमक को अगर वाटर में डालेंगे तो नमक क्या है? सॉलिड, वाटर क्या है? लिक्विड। और नेक्स्ट, सॉलिड को हम डालेंगे गैस में, सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड गैस में क्या? आयोडीन के वेपर्स, आयोडीन वेपर इन एयर, एयर क्या है जी? गैस, आयोडीन वेपर्स मतलब सॉलिड। तो इस तरह से ये कितनी तरह के? 1 2 3, तीन तरह के हमने सॉल्यूशंस कर लिए। अब आएगा जी फोर्थ टाइप, लिक्विड को किस में डालें? सॉलिड में। और फिफ्थ आएगा लिक्विड को हम किस में डालें? लिक्विड सॉल्वेंट में। और इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूट को डालेंगे हम गैस में। देखिए, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब कैसे? आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो नमक है
वो क्या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर क्या हो गया, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, वाटर मतलब लिक्विड, तो नमक क्या हो गया, सॉलिड। अब आएगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, देखो ये आ जाएगा अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल कौन सी, जनरली हम यहाँ पे अल्कोहल को इथेनॉल की फॉर्म में लेंगे, मीथेनॉल नहीं लेंगे, फाइन। अब आएगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस देखिए मॉइस्चर इन एयर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में जो ह्यूमिडिटी आएगी, ह्यूमस आएगी, मॉइस्चर आएगा, वो क्या हमें यहाँ पे बताएगा, लिक्विड इन गैस। आगे है जी 7th टाइप, गैस को हम डालें सॉलिड में, या 8th टाइप गैस को हम डालें लिक्विड में, और 9th टाइप गैस इन गैस। तो क्या आएगा, गैस इन सॉलिड। डिजॉल्व गैसेस, जो डिजॉल्व गैसेस होंगी, डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, जो मिनरल्स होंगे उनमें जो गैसेस डिजॉल्व होंगी वो ये वाली एग्जांपल होगी। अब आएगा गैस इन लिक्विड, आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो हाइड्रेटेड ड्रिंक्स जो हैं उनमें आपने देखा होगा बहुत सारी एफर्वेसेंसेस निकलती हैं। जैसे आप कोक पीते हैं, उसको आप थोड़ी देर शेक करने के बाद जब उसका जो कैप है बॉटल को ओपन करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्वेसेंसेस निकलती है। वो किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस इन लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है उनको जो कंटामिनेट करते हैं वो होते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज। बट एरोबिक बैक्टीरिया जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। ये भी आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब गैस इन गैस, ये तो है जी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से आपने 9 तरह के सॉल्यूशंस देख लिए। सॉल्यूशंस को हम क्लासिफाई 3 तरह से कर पा रहे हैं। पहला हमने किया पार्टिकल साइज से, दूसरा हमने किया उन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से, और तीसरा हमने किया नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो इस तरह से आपने ये सॉल्यूशंस की जो क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में कर ली। अब वन शॉट में नेक्स्ट करने लगे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आप सल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी चाहते हो तो वो एक बार देख लो। अगर हम नमक को पानी में डालें तो सल्यूट क्या होगा, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जनरली हम लेंगे बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस वो वाले सॉल्यूशंस हैं जिनमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं। सल्यूट क्या होगा, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो लेस अमाउंट में होगा, जो हाई अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो लेस अमाउंट में होगा वो सल्यूट होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन देते हैं वो हम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है जी। अब आगे करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हमने क्या करना है, मोल। दूसरा, ये मोल एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म है नहीं बट ये एक बेस है। ठीक है जी। अगर हम पहली कंसंट्रेशन टर्म देखें वो है मोलैरिटी। ऑल्दो मोलैलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम करें प्योरली बोर्ड लेवल का। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, ये सभी डिटेल में करेंगे। देखिए अब सबसे पहले मोल। मोल क्या है, मोल आपको आना चाहिए। समझिए, अगर मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया वाटर और ऊपर से डाला सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट को आपने हमेशा 2 लेना है या ए लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से, ए या स्मॉल ए। इसी तरह सॉल्यूट को यहाँ पे 1 लो, सॉल्यूट को 2 लेंगे, बी लेंगे या बी, इस तरह से। अब समझिए, अगर मैं लिखूं W1 तो वेट, किसका वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर मैं लिखूं M1 ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर मैं W2 लिखूं ये होगा वेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट सॉल्यूट।
और M2 लिखें तो वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से ये सारा चलेगा। अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अब क्या होगा, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको निकालने सॉल्वेंट के, तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो क्या होगा, ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये अगर आपने डिनोशंस के विद रिस्पेक्ट टू लेना ये भी देख सकते हैं। देखो मोल आएगा N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से सॉल्यूट में क्या आएगा N2, वेट क्या आएगा W2 अपॉन M2। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल नंबर ऑफ मोल्स के निकालने के लिए ये सारे फार्मूलाज। अब पकड़ेंगे जी मोलैरिटी को, कैसे चेक करिए। कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले मोलैरिटी, चलो बोर्ड लेवल का कर रहे हैं। मोलैरिटी कैसे, मोलैरिटी में दो तरह के आपको फार्मूला बताएंगे यहाँ पे ट्रिक में। सबसे पहले आपने लगाना W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला तब लगाना है जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो। अगर तो लीटर में दिया हुआ है, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। अब आपको ये कोई दिक्कत नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में हो, लीटर मतलब जैसे सेंटीलीटर, मिलीलीटर और डेसीलीटर। 1 डेसी टाइम्स पर -1, 1 सेंटी टाइम्स पर -2, 1 मिली टाइम्स पर -3। तो इस तरह से ये वाला आपने फार्मूलाज लगाने हैं। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इसलिए जो मोलैरिटी है हम कैपिटल M से मोलर लिखेंगे इसे, मोलर। ये क्या हो जाएगा, ये चेंजेस, ये चेंज कर जाएगी, चेंजेस विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए आपने याद रखना है। इसके यूनिट्स देखिए, यूनिट्स कैसे, ये है जी नंबर ऑफ मोल्स N2, तो सीधे यूनिट्स आ जाएंगे इसके, देखो यूनिट्स। अगर तो मोलैरिटी में वॉल्यूम दिया सेंटीमीटर क्यूब में तो यूनिट क्या आएंगे, N2 बाय सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तब है जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया सेंटीमीटर क्यूब में। इसी तरह से N2 बाय लीटर, मोल पर लीटर। आप लीटर को LT की बजाय L भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकते हो आप। ये कब है, ये तब लगेगा जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हो, लीटर। लीटर की आवाज आनी चाहिए। तो इस तरह से ये मोलैरिटी में आपने ये चीज़ याद रखनी। केमिस्ट कभी भी अपने सिरप की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलैरिटी के विद रिस्पेक्ट टू नहीं एक्सप्रेस करता, क्योंकि मोलैरिटी विद टेम्परेचर चेंज हो जाएगी। चलिए अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जी मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, W2 अपॉन M2 10⁻³ अपॉन W1। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट क्या लेंगे इसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे जी 1000 ग्राम या 1 kg, बात तो सेम है। ओके, ये इसके यूनिट्स कैसे हैं, इसके यूनिट्स देखिए, ये आ जाएगा N2 बाय वेट। वेट हम केजी में लेंगे या ग्राम में लेंगे, हम कह सकते हैं मोल्स पर केजी और मोल्स पर ग्राम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट क्या दी गई है वो आप किस तरह से इसको देखते हैं। आप इसको स्मॉल m भी ले सकते हैं, इट इज मोलल, इट इज मोलल। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट,
ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो मोलैलिटी हर जगह सेम आएगी, अगर इंडिया में भी, अगर आप किसी और देश में भी चले जाते हो तो भी ये सेम रहेगी मोलैलिटी। ओके, अब करेंगे जी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए इसको इस तरह से डिनोट करना है, इसे बोलते काय या चाय, ये इसको ये बोलना CHI, ठीक है। ये क्या है, सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें वाटर है और जिसमें इथेनॉल है और साथ में क्या जी, यूरिया, साथ में क्या है, यूरिया, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब इसका वेट दिया गया, हाइपोथेटिकली चल रहे हैं, 10 ग्राम, इसका वेट दिया गया है 20 ग्राम, इसका वेट दिया गया 30 ग्राम, ठीक। आपको बोला गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट बताइए, ईच कंपोनेंट इन तीनों का। तो उससे पहले इनके आपको मॉलिक्यूलर मासेस आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताया गया, तो आपको पहले क्या आना चाहिए, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा, चाहे 2, यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने हैं, जैसे कि हमारे पास अगर चाय 1 भी आ जाए तो क्या आ जाएगा, ये देखो N1 और इन सभी का टोटल। सपोज करिए हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स के साथ चल रहे हैं, N1 N2। अब देखिए इनमें से हम एग्जांपल पूरी तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, अब ये तीनों हमारे पास उन्होंने गिवन है, तो आपको बोला गया इनका वेट सभी का ऐसे है। मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, वाटर का 18 ग्राम पर मोल, इसका 46 ग्राम पर मोल और यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर जो है सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन सभी की। देखिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो क्या आएगा, अगर हम निकालें वाटर की मोल फ्रैक्शन तो क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वाटर प्लस इथेनॉल प्लस यूरिया। एक का सॉल्व कर लेते, बाकियों का वैसे ही सेम रहेगा। सपोज वाटर का ही पूछा हुआ है, सपोज इन्होंने वाटर का ही पूछा, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ इथेनॉल। हम उन्हें मोल के फार्मूला को ओपन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल प्लस वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वाटर का वेट कितना गिवन है, 10 बाय मॉलिक्यूलर मास 18 ओवर, ये सेम आ जाएगा 10 बाय 18 प्लस वेट कितना गिवन है 20 बाय कितना मॉलिक्यूलर मास 46, इधर हमारे पास वेट 30 गिवन है और 60। तो इस तरह से आपने इनका जो है वो मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन जब आ जाएगा तो आप देखेंगे कुछ चीजें इनमें समझनी है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूं। पहला, ये यूनिटलेस है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। दूसरा, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की ऐड करेंगे तो ये हमेशा 1 के इक्वल आएगी। इट मीन्स जब किसी स्पेसिफिक या तो सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की अगर हम अकेले अकेले मोल फ्रैक्शन निकालें तो वो 1 से कम आनी चाहिए। इस तरह से आपके पास ये मोल फ्रैक्शन का सारा हमने जो फंडामेंटल है वो क्लियर कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नेक्स्ट जो है वो क्या आएगी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। नाम से पता लग रहा है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पार्ट्स किसके, सॉल्यूट के, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल, 1 मिलियन 10 लाख के ऊपर है। तो पीपीएम का क्या फॉर्मूला होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू
अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो ये आ जाएगी वेट फ्रैक्शन, यहाँ इसे मैं 10⁻²कर दूं तो ये आ जाएगी वेट फ्रैक्शन। बट अगर मैं यहाँ 10⁻6 कर दूं तो ये आ जाएगी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि वो वाला हिस्सा सल्यूट का जो 10 लाख का जो पार्ट है टोटल, उसके अंदर डाला गया है। पार्ट्स पर मिलियन, कितना हिस्सा 1 मिलियन पार्ट के अंदर है, उसे बोलेंगे पार्ट्स पर। ये बहुत वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए टर्म यूज की जाती है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये टर्म किन के लिए यूज की जाती है, जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए, अब ये हो गया हमारे पास सारा। आगे हम करेंगे पीपीएम के बाद, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास एक फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो देख लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्या, देखिए जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन है, मोलैरिटी, क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी करनी नहीं सीबीएसई में, आप +2 के लिए जरूरी नहीं। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी रिलेशनशिप, डेरिवेशन की कोई इसकी जरूरत नहीं, सीधे आएगा। देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब व्हाट इज n फैक्टर? n फैक्टर की मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जो यहाँ पे एंड स्क्रीन होगी उसमें ये वाली वीडियो लगा दूंगा। n फैक्टर है क्या? अब देखिए n फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। वैलेंसी फैक्टर पूरी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है। अब चेक करिए, एक और रिलेशन है हमारे पास, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का भी रिलेशन है। कैसे? मोलैलिटी इज इक्वल टू Chi2 Chi1 इंटू 10⁻³ इधर Chi2 इज द मोल फ्रैक्शन, किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। Chi1 is mole fraction of solvent, और M1 it is the molecular mass of solvent, molecular mass of solvent। तो ये हमारे पास जो हैं वो रिलेशंस हैं। अब नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होंगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी N2 के, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगी, वो होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप, ये 4 तरह की है। पहली हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं क्यों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लास्ट में करवा रहा हूं, क्योंकि उसमें राउल्ट्स लॉ आएगा, तो राउल्ट्स लॉ और ये हम कंबाइन करके करेंगे ताकि एक ही स्टेप में ये सारा आपको पता लग जाए। थर्ड है जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट हम करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सारा हम डिटेल में करेंगे। अब करते हैं जी ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखिए 2 सॉल्यूशंस ले रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो वाली मेम्ब्रेन है जो सल्यूट को रोक लेगी और सॉल्वेंट को अपने से पास होने देगी। फाइन। अब इधर मैंने लिया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक कह सकते हैं। यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमने 1 शॉट डालना है ये वाला, ताकि आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन डाल रहे हैं? हम इधर डाल रहे हैं हाइपोटोनिक। अब आपको टर्म्स पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस।
डाइल्यूट सॉल्यूशंस कौन से, जिनमें वाटर ज़्यादा, जिनमें सॉल्वेंट ज़्यादा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको तो इधर आने नहीं देगा सॉल्यूट को। तो एक टर्म होती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस गिवन बाय ए नॉलेट, ए नॉलेट ऑस्मोसिस दी थी इस टर्म। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट इधर से मूव कर रहा है, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर जाएगा जी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ। यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू, यहाँ कहाँ से जाएगा, थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाएगा, ये होगा ऑस्मोसिस, दिस इज ऑस्मोसिस, ये टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ऑपोजिट जो प्रेशर लगेगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऑपोजिट प्रेशर लगेगा इस फ्लो को रोकने के लिए, ये जो हमारे पास ऑपोजिट प्रेशर लगेगा, ये ऑपोजिट ये लग रही है जी ऑस्मोसिस इधर, इसके ऑपोजिट एक प्रेशर लग रहा है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बैलेंस करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी जिसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है समझिए, जितना गाढ़ा होगा उतना ये इधर ऑपोजिट प्रेशर लगाएगा ऑस्मोसिस के, तो नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज़्यादा। अब आप देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन पे, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। तो हम अगर इनको ओपन करें, कंसंट्रेशन को जनरली हम मोलैरिटी ही लेते हैं, ये आएगा N/V। तो किस तरह से आएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे ये टेम्परेचर है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा RCT, RC मतलब NVT, तो क्या आ जाएगा पाई V इज इक्वल टू NRT, या इसे कई बुक्स में हमने ये भी लिखा देखा हुआ है PV इज इक्वल टू NRT। स्टूडेंट्स ने गैस इक्वेशन कई कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये गैस इक्वेशन नहीं है, मैंने अपनी एक वीडियो में पहले बताया। दिस इज क्या होगी, ये होगी वैट हॉफ इक्वेशन, ये है जी वैट हॉफ, दिस इज वैट हॉफ इक्वेशन। R गैस कांस्टेंट नहीं है, R इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, R इज सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी डिटेलिंग हमने ये ऑस्मोटिक प्रेशर की कर ली। अब ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले डेफिनेशन मांगते हैं, उसके बाद आपको मांगते हैं उनका मॉलिक्यूलर अपना उनका जो फार्मूला है वो करें, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास मांगते निकालिए उस फार्मूले से। और ये क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चार चीज़ें आपसे पूछेंगे, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। अब आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए मॉलिक्यूलर मास थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालना। देखो PV इज इक्वल टू N2RT, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या आ जाएगा PV इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू W2RT अपॉन PV। और ये जो सिंबल्स हैं इनके अपने अपने मतलब है, कैसे W2 क्या है जी, इट इज द वेट ऑफ किसका, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, R इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, P इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास, T क्या है जी टेम्परेचर, V इज द वॉल्यूम, और M2 जो हमने निकालना है, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी इसका निकाल लिया। अब ऑस्मोसिस की टाइप्स पूछते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की टाइप्स कितनी है, देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो तरह की है, पहली
एक्स ऑस्मोसिस और दूसरी एंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस क्या होगी, देखिए अगर हमने नमक वाले पानी में यानी सेलाइन वाटर में, अगर हम सेलाइन वाटर में एक ताज़ा ग्रेप रख दे, टर्जिड ग्रेप रख दे, तो उसके अंदर की जो सैप होगी वो सारी बाहर आ जाएगी। जब ये सारी की सारी सैप बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो ग्रेप है ये किस तरह से, ये ऐसे फ्लैसिड हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्सोस्मोसिस? द आउटवर्ड फ्लो ऑफ सैप व्हेन अ टर्जिड ग्रेप इज प्लेस्ड इन सेलाइन वाटर is called exosmosis, the outflow of the sap। अब यही टर्जिड अपना फ्लैसिड ग्रेप जो होगा, अगर फ्लैसिड ग्रेप को हम जो है वो डिस्टिल्ड वाटर में रख दें, अगर हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में, तो ये जो होगा हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर, ये सारा इसके अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा, ये फिर से थोड़ा इसका साइज बढ़ जाएगा। पूरा टर्जिड तो नहीं होगा बट फिर भी इसका साइज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, the inward flow of distilled water through semi-permeable membrane of grape is called endosmosis। एंड मतलब इनसाइड इसके वाटर का फ्लो होना। अब हमने ऑस्मोसिस कर लिया, आगे हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। यहाँ पे एलिवेशन का मतलब यह है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिया और वाटर को हीट करना शुरू कर दिया, जब वाटर को हीट करना शुरू किया तो इसके जो वेपर्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, ये बन गए वेपर्स। अब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है जिसको हमने बॉयल करना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 है, सपोज करिए ये वाटर ही लिया है। जब हम इसमें कोई सोल्यूट डाल देंगे जिससे ये डाउन आ जाएंगे इसके सारे वेपर्स, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है पहले क्या था वो जी, सॉल्वेंट, हमने क्या डाला, सोल्यूट। यही तो मेन कल्प्रिट है ना सॉल्यूशन चैप्टर में, सोल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, जिससे क्या होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोर होगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सोल्यूट इज एडिड। जब सोल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हम सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब सोल्यूट कांटेक्ट में आ गया सॉल्वेंट के तो वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे इससे डेल्टा टीबी। अब एलिवेशन आपने समझ लिया, अब हम देखेंगे किस तरह से ये सारा फॉर्मूला होगा। देखिए सपोज करिए टी नॉट, ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो जब हमने सोल्यूट डाला तो ये बन गया टी एस, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो ये हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे टी एस माइनस टी नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व्ड फार्मूला। याद रखना आगे चल के काम आएगा, ये ऑब्जर्व्ड फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें जो ये डिफरेंस आएगा ये होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम डेरिवेशन करें तो कैसे आएगी, जो डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस में डिपेंड करता है, ये करता है जी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अगर हम इनमें एक कांस्टेंट लगाएंगे, के बी बोलते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फार्मूला N2 N1 प्लस N2। तो क्या होगा, यहाँ पे N2 बहुत कम होगा
क्योंकि किसके लिए, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो N2 बहुत कम हो जाएगा, किसमें, सोल्यूशन में, यहाँ से नहीं। सो वी कैन निगलेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम निगलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन निगलेक्ट N2, मैं इधर लिख रहा हूँ फ्रॉम सोल्यूशन, सोल्यूशन में से आपने निगलेक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट N2 बाई N1, ये आ गया। अगर हम इसको ओपन करें N2, ये W1 अपॉन M1, अगर आप इतनी लेंथ में नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, डेल्टा टी बी, इसको पूरा ओपन कर लीजिए, ये सारा नंबर ऑफ मोल्स ओवर यहाँ पे W1 इंटू M1, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। तो और हमारे पास क्या, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली के बी लिख दिया, अगर आप डायरेक्टली के बी नहीं लिखते तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर के बी को सिर्फ अभी के लिखते हैं, हम के बी को भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, के बी को यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखो के इंटू M1 N2 बाई W1 डेल्टा टी बी। अब इन दोनों को, ये दोनों कांस्टेंट है, के और M1 को हम अगर के बी लिखें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट N2 बाई W1। अब W1 को लीजिए 1000 ग्राम, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट N2 बाई 1000 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। तो ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास बड़ी इजीली निकल सकता है, कैसे, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास निकालें, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम मॉलिक्यूलर मास निकालने लगे सॉल्यूट का, तो वो कैसे, ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, मोलैलिटी का फॉर्मूला है W2 अपॉन M2 इंटू 10³ अपॉन W1, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट W2 M2 10³ अपॉन W1, M2 इधर जाएगा, क्या आएगा, के बी डॉट W2 10³ अपॉन डेल्टा टी बी, वेयर सिंबल्स आर देयर, इनके अपने अपने पैरामीटर्स के मतलब है। ये क्या होगा, दिस इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज इबिलियोस्कोपिक, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, और W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से डेल्टा टी बी क्या है जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ये क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, जितना हाइपरटोनिक होगा, उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, एलिवेशन करेगा। अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, यहाँ पे हम लेंगे वेपर प्रेशर और यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर, तो इधर 2 कर्व्स बनेंगे। देखो ये कर्व बनेगा, एक ऐसे कर्व और ये ऐसे कर्व। अब ये आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से ये आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला जो है दिस इज, ये सॉल्यूशन का कर्व है, ये सॉल्वेंट का कर्व है, इसे हम लेंगे ए बी, इसे हम लेंगे सी डी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, इसे लेंगे डी। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन वाला कर्व जो है वो नीचे क्यों है और सॉल्वेंट वाला ऊपर क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट से कम ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन वाला कर्व डाउन है। अब आप देखिए यहाँ पे ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे
अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे बॉइलिंग शुरू हो गई सॉल्यूशन की, तो ये आ जाएगा TS। इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे बॉइलिंग किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की। तो आप देखेंगे TS ग्रेटर देन T0, देखिए ना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है सॉल्यूशन का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये वाला जो डिफरेंस है हमारे पास, ये क्या है, दिस इज डेल्टा TB, ये इसका डिफरेंस है। तो ये भी आपने जो ग्राफ है इसको भी अच्छे से समझना है कि ये दो कर्व से बना हुआ है। सॉल्वेंट का कर्व जो है ऊपर है, सॉल्यूशन का कर्व डाउन है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0। अब देखिए ये हो गया हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF। अब क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ एलिवेशन की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी कोई सॉल्वेंट है, जैसे ये सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट में सल्यूट डालें तो इससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन होगा किससे, सॉल्यूशन के, क्योंकि जब कभी भी आप सल्यूट डालोगे प्योर सॉल्वेंट में तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, जिससे बाइंडिंग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला उसे हम ड्राइव करेंगे। देखिए हमें पता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाएं तो वो K, और इसको हम ओपन करेंगे, अब देखो K मोल फ्रैक्शन का N2 N1 प्लस N2। अब N2 को हम निगलेक्ट करेंगे फॉर वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन, जो डिल्यूट सॉल्यूशंस होंगे उनके लिए इसे हम निगलेक्ट कर देंगे। सो N2 कैन बी निगलेक्टेड, इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्टेड करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम सॉल्यूशन से। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा KF इज इक्वल टू N2 और N1। अब इसको ओपन करिए, K N2 W1 M1, अब क्या आएगा, K N2 W1 और M1, ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या इधर हम इन दोनों के कांस्टेंट होने के कारण क्या लगाएंगे, क्यूमुलेटिव, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे जिसे बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आएगा N2 W1। और अगर W1 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी। और ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, वेयर KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसे हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M इज मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को ओपन करिए, W2 अपॉन M2 10⁻³ अपॉन W1। अब आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट W2 10⁻³ अपॉन डेल्टा F इंटू W1, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। कैसे, KF cryoscopic constant, W2 weight of the solute, delta TF is equal to depression in the freezing point, and W1 is weight of the solvent, and M2 is the molecular mass of solute। अब ये क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होंगे उतना ज़्यादा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन करेगा, डिप्रेशन में जाएगा। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्स होंगी रनिंग
एट जीरो टेम्परेचर या सब जीरो टेम्परेचर, सब जीरो कंडीशन होंगी टेम्परेचर की, तो उनके रेडिएटर में जो पानी है वो जम के उनके रेडिएटर को बस्ट क्यों नहीं कर देता, क्योंकि जमने से वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें क्या डालते हैं ये याद रखना आपने, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मॉलिक्यूलर मास है 62 ग्राम पर मोल। जब इसको डालेंगे कार्स के रेडिएटर में तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेगा, जिससे पानी जो है वो रेडिएटर के अंदर जमेगा नहीं और रेडिएटर बस्ट नहीं करेगा। अब आगे हम करेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इसमें अगर ये वेपर्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, अगर हम इसके अंदर सॉल्यूट डाल दें तो क्या होगा, ये इसमें अगर हमने सॉल्यूट नहीं डाला और इसमें सॉल्यूट डाला, जिससे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बट इसमें अगर सॉल्यूट नहीं डाला तो इसका वेपर प्रेशर कम नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा वेपर प्रेशर का वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसमें जब सॉल्यूट डाला तब। अब एक और हम केस करते हैं राउल्ट्स लॉ का। देखिए राउल्ट्स लॉ के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर हम इधर एक बीकर लें और बीकर के अंदर डालें वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट वो जिसके वेपर्स बड़े ज़्यादा बनेंगे, और ये आ गया ए। अब अगर हम इसी बीकर के अंदर हम अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या, जैसे पानी के अंदर पत्थर अगर हमने डाल दिए तो इसके वेपर प्रेशर जो होगा, जो वेपर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो कभी भी अपने वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, और टोटल जो भी वेपर प्रेशर आएगा, जो वेपर प्रेशर आएगा ये वाला वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के, मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो भी बनेगा वो किसके मोल्स के ऊपर होगा, ये इसी के मोल्स के इक्वल होगा सॉल्वेंट के। क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू, इधर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगाएंगे, ये आ गया। अगर हम के की जगह ये प्योर स्टेट में लगाएं तो ये बन जाएगा कि कांस्टेंट की जगह हमने क्या लगाया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आएगा, और ये क्या है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ये आ जाएगा इधर हमारे पास, ये देखो। अब इसको ओपन करिए, क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए का ए बी, देन इसको हम माइनस पी ए। अब का ए बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। कई बुक्स में इसको हमने एस लिया पी एस, तो ऐसे भी ये फार्मूला बन सकता है, नहीं तो ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला अगर इसको हम एज इट इज रहने दें, माइनस ये आ गया पी एस अपॉन पी नोट, तो ये भी फार्मूला जो है सेम होगा। यहाँ पे क्या आ गया, आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की लोअरिंग, और ये पूरा फार्मूला है लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, जितने भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे जितना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है वो उसी अकॉर्डिंग कम होगा या एज इट इज रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए, यही हम राउल्ट्स लॉ कह सकते हैं, यही राउल्ट्स लॉ है और यही
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आगे आ जाइए, वैन हॉफ फैक्टर, इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। दिस इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब है क्या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस? सपोज करिए आप सल्यूट लेके गए, हम एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड। सपोज दिस इज एसिटिक एसिड। आप जब लैब में लेके गए, सपोज करिए एक्सपेरिमेंट किए हैं कैसे भी, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है एसिटिक एसिड का? 60 ग्राम पर मोल। जब ये बाहर आया तो इसका हो सकता है 30 ग्राम पर मोल हो जाए, 50 ग्राम हो जाए, 120 ग्राम पर मोल हो जाए। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से ये सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर इसने बिहेव किया। अगर तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाए तो भी एबनॉर्मल है, अगर कम हो जाए तो भी एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब है चेंज इन द मॉलिक्यूलर मास व्हेन सोल्यूट इज एडेड इनसाइड गिवन सॉल्वेंट। गिवन सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट डाला, यहाँ तो उसकी एसोसिएशन होगी या डिसोसिएशन होगी। अब देखिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन को किस तरह से हम डिनोट करते हैं? हम करते हैं, देखिए एसोसिएशन होगी सोल्यूट की, या तो होगी डिसोसिएशन। इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक फैक्टर है वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर, तो वैन हॉफ फैक्टर करने के लिए कुछ चीजें याद रखनी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास चारों में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अब होगा क्या? अगर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मोल्स इट मीन्स बड़े होंगे, इट मीन्स डिसोसिएशन हुई है। डिसोसिएशन में क्या होगा? जब कभी भी डिसोसिएशन होगी तो इसमें जो वैन हॉफ फैक्टर है वो वेरी करेगा। अगर तो कुछ भी नहीं हुआ तो ये 1 रह जाएगा, ये 1 रहेगा। अगर तो डिसोसिएशन होगी तो वैन हॉफ फैक्टर लेस देन 1 डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन है तो ये ग्रेटर देन 1, ये एसोसिएशन। अब डिपेंड करता है किस तरह से आपने इनको देखना। देखिए अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या सुक्रोज, ये फार्मूलाज है कुछ, ये वाले जो सल्यूट्स हैं ये कभी डिसोसिएशन ना ही एसोसिएशन करती, इट मीन्स इनका जो वैन हॉफ फैक्टर है 1 रहेगा। और डिसोसिएशन में जैसे हम ले सोडियम क्लोराइड, ये टूटेगा, आपने आयंस लेनी है ना के मॉलिक्यूल्स। ये आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड है, अगर हम इसको देखें जैसे Al पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे 3, तो इसके 2 आएगा आई की वैल्यू, इसमें आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये सारा जो है आपने देखना है इवेंट ऑफ फैक्टर, इसका फार्मूला क्या है, ये सारा कुछ हम करेंगे। देखो फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा है इसके, कैसे करने हैं आपने। देखो आई का फर्स्ट फार्मूला है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने मॉलिक्यूलर मास के विद रिस्पेक्ट टू लेना है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेटेड होगा इसे हम लिखेंगे MC, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास M0, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई एक और फार्मूला, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ओवर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये फार्मूला। एक और फार्मूला I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, एक ये फार्मूला I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1 बाय n। एल्फा क्या है? नंबर्स ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, और ये क्या है जी? n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो मोल्स की फॉर्म में हम देखेंगे। तो इस तरह से ये सारा आपने
जो वैन हॉफ फैक्टर देखना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस देखना है, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के विद रिस्पेक्ट टू फार्मूलाज लगाएं तो इस तरह से आएगा। देखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में जो फार्मूलाज आएंगे वो ये वाले 4 है हमारे पास। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लेंगे, डेल्टा टी बी आई के बी डॉट एम, ये आ गया आई। ये तब लगाना है जब सल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन करे। अगर कुछ नहीं करता नॉन डिसोसिएशन में या नॉन एसोसिएशन में तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना, आई को निकाल देना। अब देखिए दिस इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ डॉट एम। अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखें, पी नोट माइनस पी एस पॉइंट पी नोट इज इक्वल टू आई। ये देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, सल्यूट की। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एन आर टी बाई वी। तो इस तरह से ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने अगर सॉल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन करे तो ये वाला फार्मूलाज लगाना है। ये कंप्लीट वन शॉट हमने जो वीडियो है सॉल्यूशन की बना दी है। आपने इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है और इनको नोट डाउन भी करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे होंगे। थैंक यू।